अपना इस मीटिंग का अध्यक्ष कॉमरेड सतपाल साहब, हमारे फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी और आपका यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट कॉमरेड रेड्डी साहब, हमारा सीनियर कॉमरेड सुनील महाजन, जमीर और यूनियन का सभी पदाधिकारियों, एएफके का एमिनेशन फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन का सभी साथियों, भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी है बहुत दिन का बाद आप सबको मिलने का और आपसे आपका सामने फेडरेशन का तरफ से आज का इस क्रिटिकल सिचुएशन, एक क्रूशियल सिचुएशन में हम लोग हैं, इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसको कैसे फेस करेंगे, उस सब विषय के बारे में फेडरेशन का विचार आपका सामने रखने का एक मौका मिला। एक मीटिंग, अच्छा मीटिंग इधर हमारा यूनियन ने अरेंज किया। हमारा यूनियन का सभी पदाधिकारियों को सबसे पहले हम अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है इस मीटिंग। हम शुरू करेंगे, अरे जीएम साहब को भी हमने बताया, अरे कुछ दिन का पहले हमारा तो देश का फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उनका सामने एक सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का मीटिंग हुआ। तो मालूम है देश में 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, इसको लेबर मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज करके रखा है। देश का पूरा मजदूर का, हम लोग केवल डिफेंस एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, AITUC है, HMS है, CITU है, I2C है, TUCC, ऐसा बहुत यूनियंस है। ये सब लेबर मिनिस्ट्री का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। इन लोग का एक मीटिंग होता है साल में एक दफा फिनेंस मिनिस्टर के साथ बजट के बारे में बात करने का, बहुत विचार रखता है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से बजट में वर्कर के बारे में, देश के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या होना चाहिए। ट्रेड यूनियंस उनका सामने विचार रखता है लेकिन सुनता नहीं। हम लोग का मीटिंग के बाद कॉर्पोरेट हाउसेस का साथ मीटिंग होता है, उन लोग क्या बोलता है वो पूरा सुनता है। उसमें बहुत विषय बजट में भी आता है, लेकिन मजदूर के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में क्या क्या विचार यूनियंस ने सरकार का सामने रखता था, वो उनका बजट स्पीच में कभी नहीं आता। अभी तो नया सरकार है, नाम नया सरकार है, लेकिन सरकार कोई बदल नहीं हुआ, वही सेम सरकार है, वही प्रधानमंत्री, वही होम मिनिस्टर, वही फाइनेंस मिनिस्टर, वही डिफेंस मिनिस्टर, वही DOPNT मिनिस्टर, सब पुराना ही मिनिस्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका अलावा कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए तो ग्राउंड वर्क, फ्रेमवर्क बनाया हमारा देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उसको भी अभी रिपीट किया प्रधानमंत्री ने, उनको दोबारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट में नॉमिनेट किया। तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज सेम गवर्नमेंट, कोई नया गवर्नमेंट, नाम के लिए नया गवर्नमेंट है लेकिन पूरा उनका ही है, ठीक है। अभी इन लोग ने गया सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने निर्मला सीतारामन जी के साथ बहुत बात किया, उसमें हम नहीं जा रहा हूँ कारण हम लोग का अलग इश्यूज है, उसके बारे में बात करना हमको। उन लोग ने एक विषय सरकार का सामने एकदम सीधा रखा। उन लोग ने बोला, मैडम आपने हम लोग का मीटिंग तो बुलाता है, एक आधा घंटा 1 घंटा सुनता है, हम लोग भी जॉइंट मेमोरेंडम वगैरह सबमिट करता है, लेकिन आप बजट में उसके बारे में कुछ भी नहीं आता। आपका सरकार, उन लोग ने चार्ज किया, डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को चार्ज किया, आपका सरकार इस देश का वर्कर को, देश का वर्कर का ट्रेड यूनियन को अब कैसे डील करता है, आप हमको विलन करके देखता है। लेकिन हमारा वर्कर विलन नहीं है, हमारा वर्कर ही इस देश का हीरो है। उन्होंने तो माल तैयार कर रहा है, उस माल का ऊपर आप GST कलेक्ट करता है, रॉ मटेरियल हो, फाइनल प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, सभी प्रोडक्ट्स का ऊपर GST है। तो हमारा वर्कर वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद करेगा,
आपको जीएसटी किधर से आएगा? हम प्रोड्यूस कर रहा है, हम काम कर रहा है, उसका ऊपर आपने जीएसटी चार्ज कर रहा है, सरकार को इनकम आ रहा है। दूसरा, हम मार्केट में जा रहा है एज ए वर्कर, हम पूरा प्रोविजंस, कपड़ा, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, क्या क्या हमको चाहिए हम मार्केट में परचेज करता है, उसका ऊपर भी हम जीएसटी पेमेंट करता है। 18%, 20%, 24%, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग जीएसटी है। तो हमारा तनख्वाह में ही कम से कम 10-15% जीएसटी का नाम पर एवरी मंथ हम आपको पेमेंट कर रहा है। उसका बाद हमारा तनख्वाह से आप इनकम टैक्स भी रिकवरी कर रहा है। तो हम हीरो है, विलन है, पहले यह डिसाइड करो। हम इस देश का विलन है, इस देश का हीरो है। तो ऐसा करके ही इन लोग ने भाषण, इनका रिपोर्टिंग वगैरह फाइनेंस मिनिस्टर का सामने शुरू किया। उसका मतलब क्या है? इस सरकार मजदूर के बारे में सोचता ही नहीं। मजदूर उसका विरोधी है, किसान उसका विरोधी है, इस देश का अनएम्प्लॉयड नौजवान उसका विरोधी है। उस तरीके से ही सरकार चलता है। तो अभी हम ज़्यादा उसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, समय बहुत कम है। हम सीधा डायरेक्टली हम लोग का इश्यूज का ऊपर ही आ रहा हूँ। कॉमरेड रेड्डी ने कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया। सबसे पहले हमको कॉर्पोरेटाइज कर दिया। 20 साल का कितना भी एग्रीमेंट था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके मनोहर पर्रिकर तक रिटर्न एग्रीमेंट था, हम कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। उसको कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन का एडवांटेज लेके सरकार ने उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया, 7 टुकड़ा कर दिया, 7 कंपनीज बनाए। उस समय हम लोग सब सरकार कर्मचारी है, तो हम लोग के बारे में डिसाइड किया सरकार 1 अक्टूबर 2021 में कितना लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का रोल में है ऐसे सरकार कर्मचारी, वो सब इस 7 कंपनी को 2 साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन में जाएंगे। इस 2 साल का अंदर ये 7 कंपनी उसका एचआर पॉलिसी बनाना है। एचआर पॉलिसी मतलब क्या है? अभी रेड्डी साहब ने बताया चार्जमैन के एसआरओ के बारे में। ये सब एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेस पॉलिसी। पे स्केल क्या होगा, डीए कैसे मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी क्या रहेगा, प्रमोशन का पॉलिसी क्या रहेगा, एमएसीपी रहेगा नहीं रहेगा, ये सब एचआर पॉलिसी में आता है। हम सरकार है, सरकार का सब क्लियर पॉलिसी है, उसी का मुताबिक हम लोग का पे स्केल, हम लोग का पे कमीशन, हम लोग का डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी का सुविधा, ये सब मिलता है। तो कंपनी वालों ने उसका पॉलिसी बनाना है। बनाने के बाद 2 साल का अंदर सभी कर्मचारी से ऑप्शन मांगना है, बाबा आप हमारा कंपनी में ज्वाइन करेगा तो आपको ये सुविधा मिलेगी, ये पे स्केल मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। आप कंपनी में आ रहा है, नहीं तो आप सरकार में रहना चाहता है। ये तो नियम है, कैबिनेट का निर्णय भी है। अब 2 साल का अंदर इन लोग ने कुछ किया नहीं, इसीलिए और 1 साल हम लोग का डेपुटेशन एक्सटेंड किया। इन द मीन टाइम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार का इस डिसीजन का खिलाफ नहीं मद्रास हाई कोर्ट में केस भी दाखिल किया। एडमिशन स्टेज में ही सॉलिसिटर जनरल आके बहुत विरोध किया, इसको एडमिशन ही नहीं देना है। कारण है सरकार का पॉलिसी डिसीजन, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसको पार्लियामेंट में इस देश का जनता का मैंडेट है। तो उस सरकार ने डिसाइड किया पॉलिसी डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सरकार का पॉलिसी डिसीजन में नो कोर्ट शुड इंटरफियर, कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एआईडीएफ का पिटीशन को डिसमिस करना है। इसी में ही एडमिशन स्टेज में ही इन लोग ने ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा है। हम लोग भी बहुत सीनियर लॉयर को रखा है,
आपको नहीं मालूम, उस वकील आपका ही कर्मचारी था। इस फैक्ट्री में ही एज AWF प्रोफेशनल उन्होंने काम शुरू किया। इधर का स्पोर्ट्स ऑफिसर था मिस्टर रवि कुमार पाल, IOFS। अब इधर से ट्रांसफर होकर OCF आवड़ी में आया। उसका पिताजी खुद उधर हाईकोर्ट में जज था। 2 साल सर्विस करने के बाद उन्होंने रिजाइन करके प्रैक्टिस शुरू किया। अभी चेन्नई का बहुत लीडिंग लॉयर है। 2-3 दफा उसका हाईकोर्ट जज का भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सो हमारी ऐसा ही सीनियर लॉयर को हमने रखा है, सीनियर लॉयर फिर जज के सामने। ये पॉलिसी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ में है तो कोर्ट कैन इंटरफियर। संविधान का खिलाफ में सरकार ने कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहा है, हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आपको उसमें इंटरफियर करने का अधिकार है। आर्ग्यूमेंट का स्टेज में हम ये सब बताएंगे ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, हम 10-15 अपॉइंटमेंट ऑर्डर वकील के पास दिए। ये हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी लिखा है आपको हम कभी भी 10 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद कंपनी का कर्मचारी बनेगा, ऐसा लिखा है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माई एम्प्लॉयर। माई एम्प्लॉयर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। हमारा तो एम्प्लॉयर है, मालिक है राष्ट्रपति। उनका नाम पर जनरल मैनेजर ने दस्तखत करके मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी लिखा है आपको हम 15-20 साल का बाद उठा के कंपनी में भेजेंगे करके नहीं लिखा है। तो इज इट नॉट ए वायलेशन? हमारा तो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसका खिलाफ में है। तो ये सब विषय हमको आर्ग्यू करना है इस कोर्ट के सामने। तो आप पिटीशन एडमिट करेगा तो ही हम आपसे ये सब आर्ग्यूमेंट रख सकता है। आप एडमिशन स्टेज पे ही इसको डिस्कोस करेगा, पर हमारा वर्कर का विचार कौन सुनेगा इस देश में? उसका बाद फिर पिटीशन एडमिट हुआ, सरकार को नोटिस गया, हम लोग कम से कम 200-300 का ऊपर आर्ग्यूमेंट्स रखा है सरकार का इस नीति के खिलाफ। उन्होंने भी 2 काउंटर फाइल किया, उसका रिजाइंडर वगैरह हम लोग ने फाइल किया। उसमें एक कमिटमेंट इन्होंने दिया, सरकार का तरफ से ये कमिटमेंट है, हम जबरदस्ती किसी को भी कंपनी में नहीं देंगे। हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, आप कंपनी में रहेंगे नहीं तो सरकार में रहेंगे, तो आपका हाथ में है। तो वो अभी उनका आश्वासन अभी है, लेकिन विषय क्या है? विषय बहुत सिंपल है, इसीलिए हम इधर आ चुका है। फेडरेशन का अपील भी है आप लोग का सामने। हम तो प्रचार कर रहा है पूरा हिंदुस्तान में। पिछले 3 साल से हम सभी एम्प्लॉइज को बोल रहा है, हमारा एक भी कर्मचारी ऑप्शन तब पूछेगा, हम कंपनी में अब्सॉर्ब करने का ऑप्शन नहीं देगा। दैट विल बी सुसाइडल। एक तो क्लियरली GM को भी बोल, CGM को भी बोल, इट इज नथिंग बट ए सुसाइड। हम नोइंगली सुसाइड क्यों करें? आज हम 3 साल में इस कंपनी में डेपुटेशन में काम कर रहा है, कितना परेशान हम फेस कर रहा है। हमारा ओवर टाइम बंद, हमारा पीस ऑफ प्रॉफिट बंद। ठीक है, MIL में थोड़ा बहुत काम है, वो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर वगैरह थोड़ा आपको है इसलिए काम है, लेकिन बाकी कंपनी का हालत क्या है? हम सब जगह में बोलता है, हमारा आवड़ी में हेवी व्हीकल फैक्ट्री में कम से कम 30-40 लड़का का डेथ हो चुका है। डिप्रेशन, कोई बीमारी नहीं था, कार्डियक अरेस्ट, पूरा जिंदगी टेंशन। हमारा 20-25, आपको मालूम है HBF साल भर 54 आवर्स होती है, ऐसा फैक्ट्री में अचानक ओटी बंद, सैलरी में 20 से 30 हजार रुपया कम। क्या होगा? सभी नौजवान लोग हैं, कम से कम 2000 NPS कर्मचारी है उस फैक्ट्री में, सब नौजवान। उन्होंने लोन लिया बैंक से मकान बनाने का, एक 4 व्हीलर खरीद करने का, कुछ लोग बच्चा का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अब EMI कम से कम 20-25 हजार रुपया पेमेंट करना है, वो 20-25 हजार तनख्वाह में कम हो चुका है। अभी इसको कैसे फेस करेगा?
बहुत कष्ट है। हम आमड़ी में है इसलिए हम पर्सनली मालूम है। बहुत लोग उसका मकान डिस्पोज करते हैं, बहुत लोग शाम को जाके दूसरा कुछ काम करता है। अच्छा CNC मशीन ऑपरेटर है, उधर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाके शाम को 2 घंटा 3 घंटा काम करता है, कैसे भी उसका लॉस कॉम्पनसेट करने। तो उस परिस्थिति में आज हम सरकार कर्मचारी है, मान लीजिए कंपनी पैसा नहीं है, लोड नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे सकता, फिर सरकार का जिम्मेदारी है हमको तनख्वाह देने, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एज फार एज वी रिमेन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हम सरकार कर्मचारी में रहेगा, सब जिम्मेदारी सरकार का है। तनख्वाह कंपनी नहीं दिया, सरकार हमको तनख्वाह देना है। सरकार हमारा बच्चा को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया, सरकार का जिम्मेदारी है। मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं दिया, सरकार का जिम्मेदारी है। LTC नहीं दिया कंपनी, सरकार का जिम्मेदारी है। एक दफा आप कंपनी में ज्वाइन करेगा, देन गवर्नमेंट हैज गॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमको समझ में आना चाहिए सब। सरकार का फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी बनाने का समय एक ऑर्डर इश्यू किया कैबिनेट, व्हाट्सएप में है, आप देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है? ऑल लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द कंपनी, कंपनी का जिम्मेदारी। आज भी हमारा तो NPS कर्मचारी के लिए 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है सरकार का तरफ से। बहुत CMD लोग ने सरकार को बोल दिया हम 14% नहीं देगा, हम 10% देगा। कारण ये 14% इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू पे दैट 14%। तो ये 4% तो एक्स्ट्रा आ रहा है, हमको सरकार उसका सब्सिडी दे रहा है। सरकार ने बोला नहीं, पूरा एसेट लायबिलिटी आपको हमने दे दिया, आपको आपका जिम्मेदारी है 14% उनको देने की, कारण सरकार कर्मचारी। लेकिन हम कंपनी में ज्वाइन करेगा, उनको 14% देने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सरकार एक अलग कानून बनाना पड़ेगा। कंपनी में इन लोग जाएगा तो भी 14% देगा, वो तरह होगा नहीं मालूम। कारण ये सब सरकार कर्मचारी के लिए कानून। दूसरा, अभी AFJ में भी तो NPS का कर्मचारी ज्यादा है। पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्हीं का संख्या कम से कम 40,000। आज तो एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ ही केवल 66,000, 72,000 से स्टार्ट किया व्हेन इट बिकेम ए कॉर्पोरेशन। 6,000 लोग चले गए रिटायरमेंट, नहीं तो बहुत लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट में, ऑफिसर, JWM, चार्जमैन, इवन हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर, सब लोग रिटायरमेंट में चले गए। अब बचा है 66। इस 66 में कम से कम 40,000 NPS कर्मचारी, बाकी 26,000 पुराना पेंशन कर्मचारी। आज सरकार में रहने के वजह से पुराना पेंशन हमको चाहिए करके फाइट करने का आपको एक अधिकार है। आप पूछ सकता है सरकार से, आप 2 टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रखेगा। एक कर्मचारी 31/12/2003 में नौकरी में आया, वो पेंशन के लिए 1 पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन उसको 50% उनका लास्ट बेसिक पे का पेंशन गारंटी। वो रिटायरमेंट का जाने का समय उसका पेंशन का पैसा 40% उन्होंने एडवांस में लेके जा सकता कम्यूटेशन का नाम पर। लेकिन हम एज एन NPS कर्मचारी, हमारा तनख्वाह में आपको 10% देना है, हमारा रिटायरमेंट का समय हमारा कितना भी पैसा उधर एक्यूमुलेटेड है उसमें 40% हम आपको देना है। दोनों में कितना अंदर है? एक कर्मचारी 1 पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका लास्ट बेसिक पे का 50% उसको पेंशन है, और उस पेंशन में 40% उन्होंने सरेंडर करके एडवांस में ले सकता है। रिटायरमेंट का अगला महीना मर गया, वो रिटर्न ऑफ होता है उसका फैमिली से, वो 40% रिकवरी नहीं होता है, वो सब सुविधा उधर है। लेकिन हम एज एन NPS कर्मचारी, हम आपको 40% हम देना है, हमारा पैसा में 40% आप हमको नहीं देता है।
उसी से आपको पेंशन मिलता है 2,000-3,000 रुपया। आज एक अधिकार है आपको ये सब फाइंड आउट करके आपको भी पुराना पेंशन चाहिए करके डिमांड करने का, फाइट करने का आपको एक हक है, एक अधिकार। लेकिन एक दफा आप कंपनी में ज्वाइन करेगा वो तो खत्म हो जाएगा ना। हमारा देश में कोई भी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में सीसीएस पेंशन रूल 1972 अप्लीकेबल नहीं है। सीसीएस पेंशन रूल 1972 केवल केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एनी पब्लिक सेक्टर। अब BHEL हो, HAL हो, बैंक हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, उनके लिए वो रूल लागू नहीं है। तो वो रूल फिर आपको लागू होने के लिए आपको सरकार में रहना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, आज आप सबसे फेडरेशन ने फाइट करके एक अधिकार दिलाए। मान लिए वाइल इन सर्विस में कोई NPS कर्मचारी का डेथ हो, अभी पवार जी के बारे में हम लोग ने कंडोलेंस पास किया है, वो NPS का कर्मचारी, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया भाई जब सर्विस में हमारा डेथ हो गया तो CCS पेंशन रूल का अनुसार हमको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए। तो आज उसको मिलेगा, बहुत फैमिलीज को मिल रहा उस सुविधा। लेकिन एक दफा कंपनी में ज्वाइन होने के बाद ये कानूनी उधर लागू नहीं होगा। फिर कंपनी में ज्वाइन होने के बाद अचानक किसी का डेथ हो गया, उस फैमिली का क्या प्रोटेक्शन? देयर इज नो प्रोटेक्शन। उस कंपनी का पॉलिसी क्या है, क्या देगा पैसा, किसी को नहीं मालूम। तो व्हाई शुड वी टेक दैट रिस्क? हमारा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये सब हम कोर्ट में भी बोला, कोर्ट में भी हमारा वकील ने 2-3 दफा इसका आर्ग्यूमेंट हुआ, उस समय बताया। देखिए साहब, ये पहले इन लोग बोलता था हम आपको 10 साल 15 साल का बाद पब्लिक सेक्टर में भेजेगा, हम आता ही नहीं था। हम ONGC में काम कर रहा था, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था, हम स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा था। वो सब छोड़ के हम देश को, डिफेंस को सेवा करने के लिए इधर आया। उस समय आप हमको नहीं बोला हम आपको कंपनी में भेजेंगे करके, अब बोलता तो हम आता ही नहीं था। लेकिन अभी 15 साल का बाद, 20 साल का बाद, 25 साल का बाद आप बोल रहा है आपको हम कंपनी में भेजेंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक गलत है। तो कोर्ट में भी हम लोग ये सब आर्ग्यूमेंट रखा है। इसीलिए कॉमरेड्स, आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाइए। खुद आप लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, सबको कानून मालूम है, ऐसा नहीं हम आके आपको बोलना है। कंपनी में जाने में वी आर कमिटिंग ए सुसाइड। आई एम रिपीटेडली टेकिंग, एक गलत डिसीजन होगा, बाद में फिर आपको वापस नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम ऑप्शन। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है बार बार आप ऑप्शन चेंज कर सकता नहीं है। दिस इज ओनली अ वन टाइम ऑप्शन। तो उस वन टाइम ऑप्शन में आप कंपनी में चले गया, यू कैन नेवर कम बैक टू गवर्नमेंट। उधर ही आपका सर्विस पूरा खत्म हो जाएगा। तो वाई शुड, हमारा वकील के साथ हम बात करने का समय भी वही बोला, ठीक है कोर्ट में क्या होगा मालूम नहीं। भाई दबे हमारा खिलाफ में कारण BMS का केस आपको मालूम है, वो हार गया। उन्होंने डिसमिस कर दिया BMS का पिटीशन को, उसी को लेके ही मद्रास हाईकोर्ट में सरकार रखा है। ऑलरेडी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसी इधर भी वो डिसीजन अप्लीकेबल है। हमारा वकील ने बोला वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का वो बाइंडिंग है। लेकिन ये दूसरा हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ, हम लोग को क्या मालूम। इसलिए उस जजमेंट का रेफरेंस में हमारा केस को डिसमिस नहीं करना। तो जज ने बोला ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट भी सुनने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या डिसाइड करेगा, वो डिसमिस करेगा तो हम अपील में जाएगा। हमारा फेवर में कुछ आ गया, हम देखेंगे उसको कैसे लागू करना, सरकार फिर क्या करेगा, वो सब विषय अलग है। लेकिन हमारे वकील ने एक सवाल हमको पूछा, मिस्टर श्री कुमार आप इतना केस इस फाइट कर रहा तो सब ठीक है, लेकिन हम एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, आपका 100% कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑफिसर्स इफ दे गिव इन राइटिंग, हम आपका कंपनी में नहीं आएगा, सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार क्या 70,000 कर्मचारी को सरप्लस डिक्लेयर करेगा? 70,000 कर्मचारी को किधर पोस्ट करेगा? ये सब टेक्निकल लोग हैं।
अब डेंजर बिल्डिंग वर्कर, केमिकल प्रोसेस वर्कर केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कैटेगरी है, इसको आप किधर भेजेंगे? हमारा तो 5 क्लोथिंग फैक्ट्री है, वो सब टेंजर लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको किधर आप सरप्लस में दूसरा कोई जगह में उसको पोस्टिंग करेगा? तो हम भी आपको वही बोल रहा हूं, हम लोग का भविष्य हम लोग का कलम है। आपके लिए रेड्डी साइन नहीं कर सकता, पाठक जी साइन नहीं कर सकता, श्री कुमार साइन नहीं कर सकता, आपको ही साइन करना पड़ेगा। हम आपको गाइड कर सकता है, आपका इसका नुकसान हम आपको एजुकेट कर सकता है। अल्टीमेटली ऑप्शन फॉर्म में दस्तखत करने का अधिकार आपका कलम में है। इट इज ओनली इन यूर पेन, आपका कलम में है, तो आपको निर्णय लेना है। मेजॉरिटी एम्प्लॉइज इफ दे ऑप्ट फॉर रिमाइनिंग इन गवर्नमेंट, सरकार का सामने कितना भी स्ट्रांग सरकार हो, उसका सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको इधर ही रखना पड़ेगा आपका रिटायरमेंट तक। तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमरेड्स का मीटिंग में क्यों बुलाया? इस फैक्ट्री में 2000-3000 कर्मचारी काम कर रहा है, सबका पास ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? आप सेक्शन का नेता लोग हैं, कैडर लोग हैं, आपको हमारा कर्मचारी को एजुकेट करना है। डोंट कमिट द मिस्टेक ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी, गलत काम मत करो। आपको एडिशनल सेक्रेटरी को भी बोला, उस मीटिंग में हम पाठक जी सब लोग था, हम लोग ने उनको बताया, देखिए साहब आप हमको 4 इंक्रीमेंट देगा, लालच देगा ना, कंपनी में आएगा तो 4 इंक्रीमेंट मिलेगा, कंपनी में आएगा तो आपको एवरी 5 ईयर 5 साल में एक प्रमोशन मिलेगा, ये सब लालच करेगा। लेकिन हम लोग को इस लालच का कोई जरूरत नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम तो सर्विस में ज्वाइन किया तब हमको मालूम है केंद्र सरकार कर्मचारी को क्या मिलेगा, वही हमको भी मिलेगा, उसमें हम संतुष्ट हैं। अभी 8वां पे कमीशन का हमारा डिमांड है, उस पे कमीशन में हमको 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, हम खुश हैं। आपका 4 इंक्रीमेंट, आपका 5 प्रमोशन हमको जरूरत नहीं है। आप देगा 3 महीने देगा, 4 महीने देगा, 1 साल देगा, उसका बाद कोई गारंटी है? बीएसएनएल का आज हालत क्या है? 2000 अक्टूबर में उनको तो कॉर्पोरेशन बनाया, 3,25,000 कर्मचारी था। आज उसका उनका एक कॉन्फ्रेंस चेन्नई पे हुआ था, हमको भी उधर चीफ गेस्ट करके बुलाया, तो हम भाषण में सोचा कम से कम तो 1 लाख तो रहेगा। तो हमने बोला आप एक जमाने में 3.25 था, अभी 1 लाख तक आप पहुंच गया। पीछे से एनएफटी का लीडर लोग हमको बताया, कॉमरेड आज हमारा स्ट्रेंथ है केवल 65,000, आप 1 लाख कैसे बढ़ाओ? बोला तो हमको इतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन हम सोचा 1 लाख रहेगा क्या? बोला नहीं है, ओनली 65,000। 1 लाख का ऊपर फोर्सिबली वॉलंटरी रिटायरमेंट में भेजा, अभी 1 साल का ऊपर हो गया, उनको अभी तक पेंशन ग्रेजुटी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बीएसएनएल को ठीक है, 10 करोड़ कस्टमर है आज भी, इवन दो जियो है, एयरटेल है, वी है, अलग अलग है, लेकिन उसको अभी भी 10 करोड़ कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है? तो एक ही कस्टमर है, वो कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देगा। इतना डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, सब प्राइवेट इंडस्ट्री को काम देने के लिए है ना, आपको देने के लिए थोड़ी बना रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग का फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टू अवर फ्यूचर? तो इसलिए कॉमरेड्स, ज्यादा भाषण नहीं बोल रहा हूं, बोलने का जरूरत भी नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फेडरेशन का अपील में वही लिखा है, बी विजिलेंट, बी कॉशियस, लालच में नहीं जाना है। उनका मन में एक डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर का दिमाग चल रहा उनका। अब 20-25 हजार लोग तो पुराना पेंशन का है, उन लोगों को क्या है? उनका सब तो 20 साल तो कंप्लीट हो चुका है। 2003 दिसंबर तक कौन भर्ती में आया, उसका सब 20 इयर्स कंप्लीट है, तो उनको तो ऐसा ही तो पेंशन मिलेगा। तो इधर रिजाइन करके पेंशन लेगा, कंपनी में ज्वाइन करेगा, वो सब तो कंपनी में ही आएगा, कारण उसका पेंशन तो प्रोटेक्टेड है। लेकिन उसका भी क्या प्रोटेक्टेड है भविष्य में मालूम होता है। बीएसएनएल कर्मचारी का ऐसा ही एग्रीमेंट था, कंपनी में ज्वाइन करने का समय ऐसा ही एग्रीमेंट था, उनका पेंशन का लायबिलिटी सरकार लेगा।
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी बीएसएनएल का आपका साथी है तो उसको पूछो, पेंशनर, उनका अभी भी 7th पे कमीशन का अनुसार पेंशन रिवाइज नहीं हुआ, अभी भी 6th पे कमीशन का पेंशन ही उनको मिल रहा है। चिदम्बरम तब फाइनेंस मिनिस्टर था, तब भी बोला सरकार आपका पेंशन का पैसा नहीं देगा। अभी आप बड़ा कंपनी हो गया, सरकार ये लाइबिलिटी नहीं लेगा, कंपनी हैज टू पे द पेंशन। फिर यूनियन ने फाइट किया, फेडरेशन फाइट किया, फिर चल रहा है। अभी निर्मला सीतारामन जी भी वही बोल रहा है, तुम कंपनी है बाबा, तुम्हारा पेंशन का लाइबिलिटी हम क्यों लेंगे। ठीक है, 20 साल का पहले कुछ एग्रीमेंट हुआ, उसका अभी क्या वैल्यू है। कैसे हमारा बारे में कोर्ट में बोला है, वही बोला कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल। अब 20 साल का पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या लिख के दिया, 10 साल का पहले मनोहर पर्रिकर ने क्या लिख के दिया, उसको अभी क्या वैल्यू है। ये तो नया सरकार है, नया पॉलिसी ले रहा है। तो ये सब झंझट में हम क्यों फंसे। Why should we involve in all this इनका नाटक में हम क्यों जाए। तो इवन हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को भी हम अपील करना चाहता हूं, आप भी सरकार में ही रहिए। कारण हम सीजीएम को भी पूछा, हजारे साहब को पूछा, कारण सीएमडी का भी सिलेक्शन चल रहा है, उसमें कंडीशन है आप डीम्ड डेपुटेशन में अभी नया सीएमडी नहीं बन सकता, आपका कंपनी को कर्मचारी बनाना है। तो उसका मतलब फिर इधर से रिटायरमेंट लेना है, क्या सीजीएचएस को सुविधा मिलेगा। दो सुविधा नहीं मिलेगा ना, इधर आपको सीजीएचएस, कंपनी में दूसरा कोई स्कीम रहेगा। आप कंपनी का कर्मचारी है, यू आर नॉट ए पेंशनर। टेक्निकली यू आर नॉट ए पेंशनर बिकॉज यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉई है। इधर से रिटायरमेंट लिया ठीक है, लेकिन आप उधर ज्वाइन किया, तो उधर का क्या मेडिकल सुविधा है वही आपको मिलेगा, फिर सीजीएचएस मिलेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क। सीएसटी कैंटीन आपका सितंबर के बाद रिन्यू नहीं कर रहा है। हमने अभी चिट्ठी लिखा है, हम कौन कंपनी में ज्वाइन किया बाबा, हमारा सीएसटी कार्ड आप कैसे बंद कर सकता है। हमारा एक भी कर्मचारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है, सब सरकार कर्मचारी, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई है, उसका सीएसटी कैंट रिन्यूअल क्यों आप एक्सटेंड नहीं करेंगे। बोल रहा है ना हम सितंबर के बाद आपको नहीं देगा सीएसटी, तो उनको भी आएगा ना। आप डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई को सीएसटी मिलेगा, आप जो कंपनी में ज्वाइन किया आपको हम सीएसटी क्यों देगा। ये सब एक छोटा छोटा उदाहरण आपका सामने हम रखा हूं, वाई हम क्यों ये एडीएफ कंपनी में ज्वाइन करने के लिए विरोध करना है। तो आप सोच लीजिए, वी हैव टू टेक ए डिसीजन। इट इज आवर सर्विस लाइफ, हमारा सर्विस लाइफ है। सरकार में कितना भी ठीक है, एनपीएस का खिलाफ में हम फाइट कर रहा है, वो सब है, लेकिन फिर भी सरकार कर्मचारी, हम भी प्राइवेट में काम कर रहा था, 500 रुपया तनख्वाह था हमको 1978 में। टाटा का गारमेंट इंडस्ट्री में हम डिजाइनर सुपरवाइजर था, 500 रुपीज हमारा तनख्वाह था। हम वो जॉब राजीनामा करके 210 रुपया का 3rd पे कमीशन का तनख्वाह में एज ए टेलर सी ग्रेड हम ओसीएफ आवडी में ज्वाइन किया। तो हमारा उस समय का जनरल मैनेजर था एजे टोस्कानो, टाटा का नेफ्यू था, वो हमको पूछा, ब्लडी यंग फेलो, व्हाई यू आर गिविंग दिस 500 रुपीज जॉब एज ए सुपरवाइजर, आपको अच्छा भविष्य है, फ्यूचर है, ये है वो है, आप छोड़ के उधर क्यों जा रहा है। हमने 2 रीजन ही बताया, एक तो जॉब सिक्योरिटी, एक दफा हम सर्विस में ज्वाइन किया, माई वर्क इज माई जॉब इज प्रोटेक्टेड। आपका कंपनी में हमारा जॉब प्रोटेक्टेड है। आज वो कंपनी ही नहीं है, वो बंद हो गया 25 साल का पहले ही, तो हम किधर जाता है उस कंपनी में। हम ठीक है, किसी का कितना कोई दरवाजा रहेगा, लेकिन सच तो वही है, हमारा जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में। दूसरा, मान लीजिए कंपनी रहेगा, हम 60 उम्र तक आपका कंपनी में ही काम करेगा, आप हमको कोई पेंशन देगा नहीं देगा ना, उधर आपको पेंशन मिलेगा, बिकॉज आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, ये हम लोग का सबका जिम्मेदारी है, सभी एक एक इंडिविजुअल को, एक एक एम्प्लॉय को एजुकेट करना है। कुछ भी लालच इन लोग हमको देने दो, हम कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगा। हमारा प्लेज ये होना चाहिए, आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज ए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई। ये काम आप करिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये सब एम्प्लॉइज को एजुकेट करके
उस रास्ता में ही आप लोग जाएगा करके 2-3 विषय बोल के समाप्त करेंगे। चार्जमैन के एसआरओ के बारे में बोलने के लिए रेड्डी साहब ने बताया। यस, एसआरओ आया नया। एसआरओ आने का कारण भी एक है, पुराना एसआरओ में फीडर कैटेगरी HS1 था, लेकिन उस समय MCM HS1 का पार्ट था, MCM अलग नहीं था। लेकिन 1/1/2006 में MCM को अलग करके 14% अलग रेशियो में रख दिया। तो फिर ये प्रॉब्लम आ गया, चार्जमैन में किसको प्रमोट करेगा? अब HS1 को प्रमोट करेगा फिर तो 13% तो पूरा सीनियर इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसको तो फिर चार्जमैन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर फेडरेशन ने हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डायरेक्टरेट वाइज मीटिंग में डिस्कस करने के बाद हम लोग ने डिसीजन लिया यस MCM चार्जमैन में जाना है। फिर हमने फाइट करके उनको एक इंक्रीमेंट का भी बेनिफिट, कारण वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके एक इंक्रीमेंट भी दिलाया। लेकिन कुछ लोग, मुरादनगर का कोई एम्प्लॉई कोर्ट में कोई भी जा सकता है ना, तो कोर्ट में चले गया। वो कोर्ट में बोला SRO में लिखा है HS1, लेकिन इन लोग MCM को प्रमोट कर रहा है। उन्होंने प्रमोशन को स्टे कर दिया। SRO के खिलाफ में आप कैसे जा सकते हैं? फिर बोर्ड ने आके बोला ये है। फिर कोर्ट ने उनको बोला ठीक है बाबा, हम भी कन्विंस्ड है, सीनियर को छोड़ के जूनियर को कैसे प्रमोट करेगा, लेकिन तुम्हारा SRO तो अमेंड करो। SRO में मास्टर क्राफ्ट्समैन को फीडर कैटेगरी बनाओ जब तक स्टे रहे। तो अभी ठीक है, इन लोग ने गया अमेंडमेंट किया, हम लोग से भी डिस्कस किया, अभी अमेंडमेंट आ चुका है, लेकिन कोर्ट अभी तक स्टे वेकेट नहीं किया। अभी इसमें केवल प्रमोशन रखा है, LDCE भी नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी नहीं है। हमने तुरंत डिस्कस किया मिनिस्ट्री से और डायरेक्टरेट से, उन लोग क्या बोल रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट LDCE हम क्यों रखेंगे? सब कंपनी में ज्वाइन होने वाला है, तो कंपनी उसका HR पॉलिसी बनेगा। MCM का आने वाला प्रमोशन क्या है? हम कंपनी में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं करना। गवर्नमेंट ने बोल दिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नो रिक्रूटमेंट, तो फिर रिक्रूटमेंट का प्रोविजन रखने का क्या जरूरत है? हमने बोला ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन LDCE के लिए क्या आर्ग्यूमेंट? और उनका जवाब है अभी कितना लोग कंपनी में ज्वाइन करेगा, कितना लोग सरकार में रहेगा, कैसे मालूम? तो LDCE इज नॉट ए राइट, बट प्रमोशन एम्प्लॉय को हमको देना है, इसीलिए हम प्रमोशन के लिए SRO अमेंड किया। तो अभी सब लोग ऑप्शन मान लिया, भी अगला महीने ऑप्शन, कारण सरकार का पास अभी क्या 2 ही ऑप्शन है। एक तो आपको ऑप्शन पूछना है सितंबर के पहले, वो भी इतना जल्दी कैसे होगा? HR पॉलिसी के बारे में जनरली एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टेक होल्डर से डिस्कस करना है। स्टेक होल्डर कौन है? तो 4 रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। अब वो लोग ऐसा पॉलिसी बनेगा तो भी हम उस पॉलिसी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हमारा तो स्टैंड है, हम सरकार में रहेगा, फिर आप कुछ भी बनाओ, हमको क्या लेना देना? ये सब विषय है। उसका बाद फिर पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना है, एम्प्लॉइज को 1 महीने का समय देना है। ये सब सितंबर का पहले होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। फिर सरकार के पास क्या ऑप्शन है? फिर तो डीम्ड डेपुटेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। Either they have to ask the option or they have to extend the deemed deputation period. तो उसी का अनुसार फिर LDCE के लिए हम फाइट करेंगे। एक एडवांटेज हो चुका है, क्वालिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम था। हमारा कितना भी लोग डिस्टेंस एजुकेशन में डिप्लोमा वगैरह लेता है, उनको नहीं देता था AICTE का वजह से, लेकिन अभी नया SRO में AICTE को हटा दिया। यदि डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब लिखा है, लेकिन उसके लिए हम आगे फाइट करना है। पहले सुप्रीम हाई कोर्ट का स्टे वेकेट होने दो। इन द मीन टाइम ये लोग ऑप्शन पूछ रहा है, नहीं तो डीम्ड डेपुटेशन एक्सटेंड कर रहा है, उसी का मुताबिक फेडरेशन फिर वही 25% LDCE को लागू करने के लिए हम चेकअप करेंगे। कारण उसमें फेडरेशन कन्विंस है, हमारा नया लड़का का साथ बहुत अन्याय हो चुका है, वो तो गलत है। उसका कारण कैबिनेट का डिसीजन क्या है? एक्सिस्टिंग सर्विस कंडीशन विल बी प्रोटेक्टेड। ये हमारा सर्विस कंडीशन था। हम क्वालिफाइड आदमी है तो 25% में हम अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको आप कैसे विड्रॉ किया? हम अभी भी कर्मचारी सरकार में है, तो देयर वी हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हम छोड़ेगा नहीं, हम फाइट करेंगे उसके लिए। फिर साथियों,
बाकी हम लोग का बहुत इश्यूज है। अभी फेडरेशन का वर्किंग कमेटी मीटिंग दिल्ली में शायद अगस्त 1 तारीख रहेगा। हार्ड बुकिंग का कुछ चल रहा है, आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा, ऐसा है। तो अगस्त 2 तारीख फेडरेशन का पूरा नेता लोग प्रेसिडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर तक जंतर मंदिर में 1 दिन का धरना में हम लोग बैठेंगे। नया गवर्नमेंट का साथ सबसे पहले का एजिटेशन दिल्ली से ही शुरू हुआ। उसी समय ही हिंदुस्तान का हमारा तो 430 एफिलिएटेड यूनियन है, उन लोग भी उनका गेट का सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना। उसमें बहुत मेजर इश्यू हम सरकार को क्या बोल रहा है। अभी तो राजनाथ सिंह को भी चिट्ठी लिखा है, हम और पाठक जी का दस्तखत में एक चिट्ठी गया, हम लोग क्लियरली बोला आप सिविलियन को इग्नोर करना। ऐसा मंत्रालय है इस मंत्रालय, ये तो एस एम जोशी साहब का समय से चल रहा है, उनका भी जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट निकाल के आप देखिए, द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट सिविलियन एम्प्लॉयज। अभी भी राजनाथ सिंह ने तो चार्ज लिया, उनका सबसे पहले का प्रेस मीट में क्या बोला, हमारा जवान के बारे में हम देखेंगे, उनको क्या सुविधा देना है, एक्स सर्विसमैन का क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब सेटल करेगा। हम भी पहले हम 5 लाख था, अभी 3.5 लाख में आ गया डिफेंस सिविलियन। हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। हमारा 1000 इश्यूज है, हमारा 1000 प्रॉब्लम्स है, हमारा इंटरग्रेड रेशियो 10 साल में एक दफा वो भी रिवाइज होना है। लास्ट रिविजन हुआ 1/1/2006 में, 16 में 6 में हुआ, अभी तो हम 24 में है। अब हमारा रेशियो किधर बदल गया। एनआईएस का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पूरा बंद करके रखा है। हमारा पीस वर्क अभी भी जेकेपी कमीशन का पीस वर्क है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पूरा बंद करके रखा है। तो कितना इश्यूज है। तो सिविलियंस का कोई भी इश्यू आप नहीं तो देखिएगा। अभी जेसीएम बारे में रेड्डी साहब ने बताया, जेसीएम किधर है। जेसीएम है लेकिन मीटिंग होता है, नेशनल काउंसिल जेसीएम अभी 5 साल में कोई मीटिंग है, बीच बीच में एक स्टैंडिंग कमेटी बुलाता है, उसमें भी क्या क्या डिस्कस होता है, किसी का ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होता। कितना केस अभी लास्ट जून में, अभी जून में आपका भी फैक्ट्री में बहुत लोग रिटायरमेंट में चले गए, उसमें कम से कम 70% लोग को जुलाई 1 तारीख इंक्रीमेंट उनको मिलना चाहिए। मिलेगा तो उसको पेंशन में 1000 रुपया सुविधा मिलेगा, लेकिन नहीं देता। 100 कोर्ट केस हो चुका है अभी तक, उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए नहीं देता है। ऐसा 1000 कोर्ट केसेस है, किसी को कौन कोर्ट में गया उसी को दे दो, बाकी को मत दे। तो ये एंटी सिविलियन एम्प्लॉइज एटीट्यूड का खिलाफ नहीं, ये आंदोलन हम लोग अभी शुरू कर रहा है। एग्जीक्यूटिव बैठक में तो कुछ निर्णय होगा, अभी तो हम और प्रेसिडेंट डिस्कस करके निर्णय लिया, ठीक है दिल्ली में ही मीटिंग रखेंगे, दिल्ली में ही 2 तारीख हम लोग पूरा बैठेंगे जंतर मंतर। उसका बाद क्या आगे क्या करना है वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का अधिकार है। सो 1 तारीख मीटिंग में कुछ आंदोलन का निर्णय होगा। वी कैन नॉट कीप क्वाइट। एक लाल झंडे का यूनियन साइलेंट नहीं बैठ सकता ना। हमारा तो 2 कर्तव्य है, एक तो हमारा इंडस्ट्री को बचाना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री हैज टू बी सेफ, उसको बचाना है, उसको बचाना है तो इसको वापस सरकार में आना है। जब तक अभी देखिए कॉमरेड, और एक डेवलपमेंट आने वाला है, हमने 100 दिन का इसमें एक्सपेक्ट किया लेकिन पब्लिश नहीं किया, कारण हमारा कोर्ट केस का वजह से। कोर्ट केस में इन लोग ने, कारण हमारा आरोपण था इन लोग कारपोरेटाइज किया, इसको प्राइवेटाइज कर दिया, ये एआईडीएफ का एक आरोपण था पिटीशन। उसका जवाब में उन्होंने बोला एआईडीएफ ने गलत बोल रहा है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, किसी प्राइवेट आदमी का इसमें शेयर नहीं है, इट इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ठीक है, एक कमिटमेंट है कोर्ट में। बाद में इन लोगों ने क्या किया, एक कमेटी बनाया, एसबीआई कैप का कमेटी बनाया, एमआईएल वाईआईएल मर्ज करो और जीआईएल टीसीएल मर्ज करो, आईओएल बीईएल के साथ मर्ज करो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का साथ कमेटी बनाया। ठीक है, हम लोग ने बोला वाईआईएल एमआईएल से मर्ज करो, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आप जीआईएल टीसीएल को मर्ज करो, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आप आईओएल कैसे बीईएल में मर्ज करेगा? आपने कोर्ट में बोला ये 7 कंपनी इंक्लूडिंग आईओएल
100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट उसका मालिक है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ आप मर्ज कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर केवल 51% है। तो ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को आप 51% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के साथ कैसे मर्ज करेगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है करके राजनाथ सिंह जी को नोटिस दिया। अभी उसका साइलेंट में बैठा है। अब कोर्ट केस है इसलिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट केस के बाद इधर हुआ क्या होगा पता नहीं, लेकिन इनका दिमाग में है इसको लिस्टेड कंपनी में लेके आए। अभी लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में आप जाओ इसका नाम नहीं रहेगा, HAL का रहेगा, BEL का रहेगा, BDL का रहेगा, उनका सब रहेगा, वो भी डिफेंस का पब्लिक सेक्टर है, लेकिन ये 7 कंपनी का नाम नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट में। क्यों? ये लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट का लिस्ट में इसको लेके नहीं आया, लेकिन ये भी अभी चल रहा है। तो एक दफा लिस्टेड कंपनी हो गया फिर इसका शेयर कोई भी परचेज कर सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट का नाम पर अंबानी भी परचेज कर सकता है, अदानी भी परचेज कर सकता है। देयरफॉर कॉमरेड्स, इस इंडस्ट्री को भी बचाना हम लोग का जिम्मेदारी। सो देयरफॉर वी हैव गॉट 2 responsibility. One is to save the industry and another is to save the employees. Protect the industry, protect the employees. इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेंगे, वो तो चलेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन सर्विस प्रोटेक्ट करने का फेडरेशन का फाइट का साथ आपको कंधा से कंधे लेके चलना है। आपका कलम कंपनी में ज्वाइन करने का दस्तखत नहीं करना, इतना अपील करके हम अभी समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद कॉम्रेड। मित्रांनो, एवढ्या अभ्यासपूर्वक आणि